Good afternoon, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5, Children and Women in Sports. So, our today's topic is motor development and factors affecting motor development. So, let's start with meaning of motor development. It refers to the development of child's bones, muscles, and his or her ability to move around and manipulate his or her environment. In simple words, motor development means the development of various motor abilities from birth till death. मोटर डेवलपमेंट को हिंदी में गामक विकास कहा जाता है. मोटर डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो कि चाइल्ड्स के बोन्स और मसल्स में रेगुलरली होता रहता है, जिसके कारण वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, उसको मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है. और मोटर डेवलपमेंट जो है वेरियस एबिलिटीज़ के डेवलपमेंट से होता है, जो कि बर्थ से लेकर के डेथ तक चलता रहता है. मोटर डेवलपमेंट को दो टाइप्स में बांटा गया है, जो कि सबसे पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स इन द चाइल्ड्स बॉडी, स्पेशली वाइल सिटिंग, वॉकिंग, रनिंग एट्सेट्रा. ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में जो चाइल्ड्स की लार्ज मसल्स होती है उनका डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण वो ईज़िली चल सकते हैं, बैठ सकते हैं और वॉक कर सकते हैं. सेकंड है फाइन मोटर डेवलपमेंट. फाइन मोटर डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द स्मॉल मसल्स ऑफ द बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग द स्मॉल मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड हैंड्स. फाइन मोटर डेवलपमेंट में चाइल्ड्स की स्मॉल मसल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण वो छोटे छोटे मूवमेंट करने में सफल रहते हैं. खास करके जो फिंगर्स और हैंड में स्मॉल मसल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फाइन मोटर डेवलपमेंट के, जैसे कि होल्डिंग द जेवलिन. जेवलिन को जब हम होल्ड करते हैं तो हमारे फिंगर्स का ही यूज़ होता है, फिंगर टिप के साथ उसको होल्ड करते हैं. सेकंड, डिस्कस एंड पोल कैचिंग, द क्रिकेट बॉल, smashing a volleyball, gymnastic exercises with or without equipment etc. ये जितने भी एक्सरसाइजेज या इवेंट हैं इनमें जो हमारी स्मॉल मसल्स हैं वही इंक्लूडेड होती हैं. इसलिए जब भी हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है तो हम उसमें हमारे स्मॉल मसल्स एंड बोन्स का डेवलपमेंट किया जाता है. नाउ सी द मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे हम कि जो बच्चों में डेवलपमेंट होता है डिफरेंट स्टेजेस पे वो किस तरीके से होता है. सो नंबर 1, अर्ली चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड जो कि 3 इयर्स से लेकर के 6 ईयर तक होता है. द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड स्टार्ट्स फ्रॉम 3 इयर्स एंड कंटिन्यूज टिल 6 years. The motor development during this period takes place rapidly. This stage is also known as the preschool years. In this period, a child becomes perfect in various fundamental movements such as running, jumping, and throwing, and acquires the ability to combine these movements. In this period, children's stride length increases and they develop a more mature running pattern. During this period, proficiency in climbing on ladder becomes efficient. जो अर्ली चाइल्डहुड है वो 3 ईयर्स से स्टार्ट होकर के 6 ईयर्स तक रहता है. इस पीरियड को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कि हम प्री स्कूल ईयर्स कहते हैं. इसमें जो चाइल्ड है, बच्चा है, उसके अंदर जो है कुछ बेसिक मूवमेंट्स का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग.
और इस पीरियड में जो स्ट्राइड होता है, बच्चे के जो कदम होते हैं उनकी जो लेंथ है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, और जिसके कारण उनका जो रनिंग पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि आप देखेंगे जो बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है तो उसके जो स्टेप्स हैं वो एक लेंथ में नहीं पड़ते हैं, दूसरी चीज़ एक सीरियल में नहीं पड़ते हैं, वो एकदम स्ट्रेट नहीं चल सकता है। तो जब वो इस टाइम पीरियड में आता है तो उसका धीरे धीरे स्ट्राइड बढ़ता है, उसका लेंथ बढ़ता है स्टेप्स का, और उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट। आप जिस साइड भी उसको बुलाना चाहेंगे, रनिंग कराना चाहेंगे, वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा, उसका जो स्टेप है वो इधर उधर नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये भी है, इस पीरियड में उसके अंदर जो डेवलपमेंट आता है क्लाइंब करने का, लैडर्स पे वो चढ़ता है और उतरता है, जिसके कारण जो है उसके बोन्स का भी डेवलपमेंट अच्छा होता है। नाउ सी द सेकंड, मिडिल चाइल्डहुड। Middle childhood 7 to 10 years. The period of middle childhood starts from 7 years and continues up to 10 years. During this period, children become active. They have strong desire to engage in various physical movement and activities. During this period, children have a desire to compete with children of their own age group. During this period, most of the children achieve mature patterns of fundamental motor skills. Their posture and balance become better. मिडिल चाइल्डहुड जो कि 7 ईयर्स से स्टार्ट होकर के 10 ईयर्स तक रहता है, इस पीरियड में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है। उसके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि उसको किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। इस पीरियड में वो अपने जैसे अदर बच्चों के साथ कंपटीशन करने के लिए भी जो है एक्टिव रहता है। उसके अंदर ये लगन रहती है कि वो उससे जीते, ऐसा इस टाइम पीरियड में रहता है, जिसके कारण जो उसका जो बेसिक मूवमेंट होते हैं, रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग, वो और अच्छे तरीके से डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वो मोटर स्किल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि किसी भी गेम की जो स्किल्स होती हैं उसके अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसकी रनिंग्स और स्ट्राइड्स भी जो हैं इस टाइम पीरियड में ज़्यादा बेटर होते हैं। यही टाइम पीरियड होता है अगर किसी बच्चे का पोस्चर जो है सही नहीं है तो उसको करेक्ट किया जा सकता है, जिससे कि उसके बैलेंस को भी जो है अच्छा किया जा सके। नाउ सी द थर्ड वन, लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड 11 to 12 years. The period of late childhood begins from 11 years and continues up to 12 years. Strength begins to differ, but the differences are small. Boys and girls are able to compete evenly. Most of the children have complex motor skills. They are ready to learn strategies and more complex play combinations. Running and jumping movements are developed at a faster rate than in the middle childhood period. Coaches or teachers of physical education should continue to encourage skill development with an increasing stress on strategies and tactics. लेट चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो 11 ईयर्स से स्टार्ट होकर के 12 ईयर्स तक रहता है। इस टाइम पीरियड में जो चिल्ड्रंस की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम डिफरेंस होता है, हर किसी में लगभग सेम ही रहता है। जैसे कि बॉयज़ और गर्ल्स की भी जो स्ट्रेंथ होती है वो लगभग सेम ही होती है, और इस टाइम पीरियड में जो है वो एक दूसरे से जो है इक्वली कंपटीशन या फिर एक दूसरे को इक्वली compete कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो है उनके कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स जो होते हैं वो मिडिल चाइल्डहुड से बेटरली जो है
डेवलप होते हैं। इस टाइम पीरियड में उनके अंदर जो है सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो अपने गेम प्ले या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर जो है स्ट्रेटजीज़ भी डेवलप करने लगते हैं। उनके अंदर सेंसेस डेवलप होने के कारण जो है वो कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो उसमें खेलने लगते हैं, जैसे कि हमारे जो वो होते हैं पज़ल्स, उनको सॉल्व करने के लिए वो एक्टिव रहते हैं। इस टाइम पीरियड में उनके रनिंग जंपिंग के भी जो स्किल्स हैं वो फास्टर रेट से डेवलप होते हैं। यही टाइम पीरियड होता है कोचेज़ और टीचर्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए, फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स के लिए, कि वो इन बच्चों को जो है एनकरेज करें, उनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करें, जिससे कि वो आगे चल कर के स्पोर्ट्स में अच्छे कंपटीशन या अपनी स्किल्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। और यही टाइम पीरियड होता है उनके सेंसेस को डेवलप किया जाता है, जिससे कि वो गेम के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स को अच्छे से बना सके। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिनके कारण जो है हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स आर रिलेटेड to the genes. These factors are also known as heredity or genetic factor. The genes which we get from our parents are responsible for various type of development, including motor development. The percentage of fast twitch fibers and slow twitch fibers depend on biological factors. मोटर डेवलपमेंट का सबसे पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, जो कि जीन से रिलेटेड होता है। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे कि हेरिडिटी और जेनेटिक फैक्टर। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो सीधा पेरेंट्स से रिलेटेड होता है। पेरेंट्स के जो जीन्स हैं बच्चों में जो जाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो किस तरीके का होने वाला है। जैसे कि दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर एंड स्लो ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर्स जिन बच्चों में होता है या फिर उनके पेरेंट्स में है तो वो बच्चों में भी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं वो वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। मतलब कि जो फास्ट ट्विच फाइबर वाले बच्चे जो हैं वो किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए बहुत जल्दी चार्ज अप हो जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं इनके जैसे कि इवेंट जो हमारे होते हैं शॉर्ट रनिंग के 100 मीटर 200 मीटर, उन इवेंट में पार्टिसिपेट ये कर सकते हैं। वहीं जो स्लो ट्विच फाइबर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स जो हैं बहुत लेट एक्टिव होते हैं, इनको चार्ज होने में टाइम लगता है। तो ये स्लो रनिंग्स जैसे लॉन्ग रनिंग हमारे रेसेस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ सी द सेकंड वन, एनवायरनमेंट फैक्टर्स। एनवायरनमेंट फैक्टर्स सच एज फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स आर लाइकली टू affect the motor development of children. Research studies indicate that motor development takes place at a faster rate in children who are encouraged to explore their surroundings. They are given more opportunities to take part in sports activities. Those children who are not encouraged or motivated towards motor activities हैव स्लो रेट ऑफ डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो है वो भी बहुत ही अफेक्ट करता है मोटर डेवलपमेंट को, क्योंकि जो हमारे रिच फैमिलीज़ होती हैं वहाँ के जो बच्चे हैं वो वहाँ के जो बच्चों की केयर की जाती है उनको बहुत ही प्यार से रखा जाता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अर्ली स्टेज में बच्चों को साइकिल जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो उनको जब अर्ली स्टेज में साइकिल सिखाया जाता है तो गिरने का डर रहता है। तो उसमें पेरेंट्स क्या करते हैं कि अभी नहीं सिखाएंगे, थोड़ी दिनों बाद सिखाएंगे, जब भी बड़ा हो जाएगा तो तब सिखाएंगे। तो इसके कारण क्या होता है उसके अंदर जो है मोटर डेवलपमेंट जो है वो बहुत देर में होता है। तो इसीलिए जो बच्चे का जो
एनवायरनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको बात बात पर उसको एनकरेज किया जाए कि तुम ये एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि बच्चों में भी एक डर रहता है कि हमें चोट लग जाएगी। तो उनको ये एनकरेज करना चाहिए कि तुम ये काम कर सकते हो, और उनको करवाना भी चाहिए, जिससे कि उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सकता है। वहीं स्पोर्ट्स स्किल एक्टिविटीज़ में भी उनको जो है मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, अगर वो मना भी करते हैं तो उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं और आप इसमें पार्टिसिपेट करें। आजकल के पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चों को ज़्यादातर क्या पढ़ने में ही उनको बिज़ी रखते हैं, स्पोर्ट्स पे उनको पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं, जिसके कारण जो बच्चे हैं उनका मोटर डेवलपमेंट नहीं होता है, वो जल्दी थक जाते हैं, उनकी सांस फूल जाती है और फिर जो है तरह तरह की बीमारियों से वो घिर जाते हैं। Now see the next one, nutrition. Nutrition is also liable to affect the motor development. Indeed, nutritional food promotes good motor development. On the other hand, if children do not get proper nutrition, they are found to less energetic, and owing to this, their motor development takes place slowly. न्यूट्रिशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मोटर डेवलपमेंट का। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलेगा तो उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। अगर उसको न्यूट्रिशनल फूड अच्छा मिलेगा तो उसका मोटर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब इस अर्ली स्टेजेस में जो बच्चों का जो ग्रोथ है वो न्यूट्रिशनल फूड पे ही डिपेंड करता है, जिससे कि क्योंकि वो तरह तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो जल्दी लॉस हो जाती है। अगर वही एनर्जी को रिकवरी हम नहीं करवा सकते हैं तो उनका जो मोटर डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होगा और उनका विकास जो है कहीं ना कहीं रुक भी सकता है। Now see the next one, physical activities. Taking part in regular activities enhance the motor development at a faster rate. However, the physical activities must be according to the capabilities of children. Motor development becomes slow in those children who do not take part in physical activities regularly. Physical activities भी मोटर डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ रेगुलर करते हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही फास्ट होता है। वहीं अगर कुछ डिसेबल्ड पर्सन होते हैं जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते भी हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ही वो एक्टिविटीज़ जो है तैयार की जाती हैं जिससे कि वो अपना मोटर डेवलपमेंट कर सकें। वहीं अगर मोटर डेवलपमेंट के लिए अगर जो चिल्ड्रन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में तो उनका जो मोटर डेवलपमेंट रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में जो है रेगुलरली पार्टिसिपेट करना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट चिल्ड्रन हु गेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू डू more and more physical activities or motor activities are likely to have better development. In fact, opportunities to participate in motor activities give a better chance for developing sensory motor activities. अपॉर्चुनिटीज़ भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मोटर डेवलपमेंट का। अगर हम किसी पर्सन को या इंडिविजुअल या किसी बच्चे को हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का या स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो होगा। वहीं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, भले ही हम उन्हें कंपटीशन में ना ले जाएं, लेकिन ग्राउंड में ले जा कर के उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। उनको जो है हर किसी को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए एक्टिविटीज़ में, जिससे कि उनका जो है डेवलपमेंट हो सके। वहीं हम किसी भी बच्चे या इंडिविजुअल को जितना भी चांसेस प्रोवाइड करेंगे उतना ही उनका जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उतने ज़्यादा उनके सेंसेस डेवलप होंगे, जिससे कि उनको आगे जाके स्ट्रेटजीज़ बनाने में आसानी होगी।
नेक्स्ट है सेंसरी इम्पेयरमेंट। सेंसरी इम्पेयरमेंट सच एज visual impairment, hearing impairment, etc. are likely to affect the motor development in children. Due to hearing impairment, following instructions about any type of motor activity become more difficult. In the same way, visual impairment also slow down the process of motor development. सेंसरी इम्पेयरमेंट भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, जैसे कि विजुअल इम्पेयरमेंट या हेयरिंग इम्पेयरमेंट अगर किसी इंडिविजुअल में है या किसी बच्चे में है तो वो कहीं ना कहीं, मान लीजिए अगर उसको सुनने में कोई प्रॉब्लम है तो जो भी कोचेज़ या टीचर्स के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एक्टिविटी करने के लिए, वो प्रॉपरली वो सुन नहीं सकते हैं, तो वो उस चीज़ को रिएक्ट करने में या परफॉर्म करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है। वहीं अगर उस किसी को देखने में प्रॉब्लम है तो वो जब एक्टिविटीज़ को सुन तो सकता है, लेकिन जब वो डेमो दिया जाता है तो उस डेमो को वो नहीं देख सकता है, जिसके कारण जो है उसका मोटर डेवलपमेंट है वो, उसका प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। Postural deformities in children definitely affect the motor development. Any postural deformity, flat foot, knock knees, bow legs, etc., create hindrance in the path of motor development of children. पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अगर किसी चिल्ड्रन या इंडिविजुअल में किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी है तो वो मोटर स्किल्स को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसके स्किल्स परफॉर्म करने में जो उसकी डिफॉर्मिटी है वो कहीं ना कहीं हिंड्रेंस क्रिएट करती है। जैसे कि जो डिफॉर्मिटी होती है फ्लैट फुट की, अगर किसी इंडिविजुअल को फ्लैट फुट की डिफॉर्मिटी है तो वो ज़्यादा देर तक अपने दोनों पैर पे खड़ा नहीं हो सकता है, उसका बैलेंस जो है अच्छा नहीं होता है। अगर उसको रनिंग कराएंगे तो उसके जो लोअर पार्ट ऑफ फुट है वो बहुत जल्दी पेन करने लगता है। तो ये सब जो है हिंड्रेंस क्रिएट करती हैं मोटर डेवलपमेंट में चिल्ड्रन के। ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।